ऑनलाइन पे जो बच्चे बैठे हुए उसको भी कुछ नहीं। मेरी आवाज इस बात है ना? है आवाज ही नहीं आती तो कैसे सुना? अब क्या कारण है, सब तो बटन जल रहे हैं। अभी आई क्या आवाज? ठीक है, अभी आ गई आवाज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इफेक्ट था या माइक का इफेक्ट था, पता नहीं क्या था। ऑनलाइन पे जितने बच्चे हैं उन सबको भी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को बोर्ड सही दिखाई दे रहा है? इस चीज को चेक किया जाएगा, बताइए। बोलिए बच्चों, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं है, ठीक है। बच्चों, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो चुकी थी, अब लिखिए बर्नौलियस थ्योरम। महान वैज्ञानिक की खोज है। पहला पॉइंट लिखिए, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। मान लीजिए ये एक पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया भी वेरी कर रहा है और पाइप वर्टिकली अलग अलग हाइट पे जा रहा है। पहले यहाँ पे था फिर कुछ ऊंचाई पे चले गया। पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत बड़े नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन है। अगर कंपेयर करें जिस जगह से हम इनकी हाइट नाप रहे हैं, इसकी जो हाइट है उसको हमने h1 नाम दिया है और इसकी जो हाइट है उसको हमने नाम दिया है h2। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हाइट बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू एरिया A1 एंड A2। कौन सा एरिया? जो यहाँ पे एरिया है A1 और जो यहाँ पे एरिया है A2। अगर आप हाइट को देखेंगे तो हाइट एरिया से बहुत बड़ी है। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ का फ्लूइड या यहाँ का फ्लूइड, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के सारे फ्लूइड की हाइट कितनी है? H1। और ऐसे ही इस पूरे फ्लूइड के क्रॉस सेक्शन की हाइट कितनी है? H2। आप ये मत सोचना कि H1 हाइट लोअर एंड से कि अपर एंड से है, बस हाइट है, इतना काफी आपके लिए, क्योंकि हाइट बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। इस पूरे एरिया में फ्लूइड के पास एक वेलोसिटी होगी जिसको हम बोलते हैं V1। और ऐसे ही यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके पास भी एक वेलोसिटी होगी जिसको हम बोलेंगे V2। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम एक डायलॉग तो बोल ही सकते हैं कि A1 V1 इज नथिंग बट A2 V2। ये पहली इक्वेशन हमने लिख दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इक्वेशन कैसे आई, हम ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुके हैं। इस इक्वेशन को लिखने के लिए हमने एक बहुत बड़ा एलिमेंट लिया था, वो एलिमेंट आज वापस ले रहा हूं मैं। ये रहा वो एलिमेंट, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे खत्म हो गया। क्रॉस सेक्शन भी आपको इस एलिमेंट का यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और यहाँ पे आके आके बहुत छोटा हो गया है। ये रहा हमारा एलिमेंट, ब्लू कलर का हमारा ये एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये एलिमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। कोई पंप वम लगा रखा होगा पीछे आपने, बहुत पीछे कोई पंप ही होगा जो पानी को पुश कर रहा है, पानी ऊपर जा रहा है और आगे और जाया जा रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे रुक गया, वो और भी आगे जा रहा होगा, लाइक दिस, ऊपर जाया जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा होगा, ये एलिमेंट इतना बड़ा एलिमेंट, इस एलिमेंट पे, इस एलिमेंट के पीछे वाले जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर मुझे वो फोर्स लिखना है तो फोर्स लिखने के लिए मुझे P1 × A1 करना पड़ेगा। इसके पीछे वाले फ्लूइड पार्टिकल प्लस सर फोड़ करके यहाँ पे प्रेशर लगा रहे होंगे, उस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि इसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स कितना फोर्स लगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ फोर्स यहाँ पे भी जो इसके आगे भी होंगे, होंगे ना इसके आगे भी, तो वो भी इस एलिमेंट पे फोर्स लगा रहे होंगे एंड दैट इज नथिंग बट F2, जिसको आप P2A2 कहोगे। तो आप इस एलिमेंट के ऊपर देखिए, इधर से जो फ्लूइड पार्टिकल्स थे वो भी फोर्स लगा रहे हैं। आप सोचिए ये पूरी लाइन है, पीछे भी फ्लूइड है, आगे भी फ्लूइड है, फ्लूइड ही फ्लूइड है हर जगह पे। तो आप जो फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो उसके इधर भी फ्लूइड है, उसके इधर भी फ्लूइड है, और इधर वाले भी फोर्स लगाएंगे, पीछे वाले भी फोर्स लगाएंगे। अब लाइन में जब बहुत सारे लोग जाते हैं तो हर बंदे पर दोनों तरफ से फोर्स लगता है, आगे से भी धक्का आता है, पीछे से भी धक्का आता है, ये होता है। तो ये भी लाइन से पूरा का पूरा फ्लूइड चल रहा है। तो अगर हम इसे एलिमेंट कंसिडर करें हमारा, तो इस एलिमेंट पे आगे वाले फ्लूइड भी फोर्स लगाएंगे और पीछे वाले भी फोर्स लगाएंगे। जब ये मूव करेगा तो ये दोनों फोर्स इस पे वर्क डन भी करेंगे। अगर ये हाइट में कुछ ऊपर जा रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठेगा ये जा रहा है ना आपका एलिमेंट, ये देखो ऊपर आ गया ना।
तो इस ऊपर उठने के दौरान इस पे ग्रेविटी फोर्स भी वर्क डन करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस एलिमेंट पे हम देखें कौन कौन लोग वर्क डन कर रहे हैं, तो आप बोलोगे वर्क डन बाई F1 प्लस वर्क डन बाई F2 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, एंड ऑल वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट। जो आपने इतना बड़ा एलिमेंट माना है, उस एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आपको इन सारे वर्क डन का सम लिखना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि F1 का वर्क डन और F2 का वर्क डन हम कैसे लिखेंगे। हम जो वर्क डन लिखेंगे वो बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में लिखेंगे कि हल्का सा आगे खिसका है ये। तो हम ग्रीन कलर से नया डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये हल्का सा आगे खिसक गया है। लेट सपोज ये खिसक गया है हल्का सा आगे, ज्यादा खिसका नहीं, बहुत हल्का सा है, आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये हल्का सा खिसका है कितने इंटरवल में, dt इंटरवल में। और उसी dt इंटरवल में ये भी कुछ आगे बढ़ गया होगा, हल्का से आगे बढ़ा होगा। कितना आगे मान लिया आपने, v2 dt, जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था ना उससे कितना आगे बढ़ गया, v2 dt। पहले कितना था, जहां पे भी था उससे ये आगे बढ़ गया है। आज आपके पास इस एलिमेंट की नई शक्ल दिख रही होगी आप सबको। क्या है वो शक्ल, इस ग्रीन से इस ग्रीन तक की नई शक्ल है। एग्री। तो ये बताओ मुझे F1 ने कितना वर्क डन किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहां पे ये फोर्स लग रहा था वो कितना हिला, इतना सा। तो F1 v1 dt। F2 ने कितना वर्क डन किया, फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर, देखो आप, माइनस F2 v2 dt प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। कैसे लिखेंगे, वर्क डन बाई ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो है इसको उधर भेज दो, तो F1 की जगह वैल्यू पुट कर दो P1 A1। तो P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 dt इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एग्री। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब बात आती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाए, ये हमें लिखना है। आप ये बताओ, आपको इतना बड़ा एलिमेंट दिख रहा है हमारा, यहां से लेकर यहां तक का, एक बड़े एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाती है, बड़ी बॉडी की। आपने इससे पहले कई बार बड़ी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखी होगी, कैसे लिखते थे, उसमें हर एक जितने भी लोग होते थे सबकी काइनेटिक एनर्जी का समीशन ही था ना। आप एक बड़ी बॉडी लो, हाफ MI/VI स्क्वायर का समीशन ही तो किया था अपन ने। तो यहाँ पे हम अब एलिमेंट बनाएंगे बहुत सारे, आपके सामने बना रहा हूँ मैं। ये देखो, ये बहुत सारे एलिमेंट बना रहा हूँ आपको, हर छोटा छोटा एलिमेंट दिखा रहा हूँ। हर एलिमेंट की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट का भी एलिमेंट कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने एलिमेंट आएंगे, बहुत सारे। हर एलिमेंट की क्या है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। फाइनल काइनेटिक लिखने के लिए मुझे इस हरे से लेकर उस हरे तक जितने एलिमेंट दिख रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इन सब का समीशन मैंने करा, उसको मैंने लिखा K0। यहां से लेकर यहां तक का जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको मैंने क्या लिख दिया अभी, K0। समझ में आ रहा है क्या। K0 प्लस इस वाले हिस्से की काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा। तो मेरे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैं कैसे लिखूंगा, वो देखो आप। K फाइनल आएगा K0 प्लस इस वाले की काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हाफ इसका मास आपको लिखना पड़ेगा। इसका मास लिखने के लिए इसका वॉल्यूम चाहिएगा, जो कि होगा A2 V2 dt। ये मैंने मास लिखा है इसका, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा v स्क्वायर से। वेलोसिटी कितनी है, V2 है ना, और इंटू रो भी करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, समझ में नहीं आया सर, क्या कर दिया आपने, नहीं समझाता है आपका। बस मुझे इस टुकड़े का एनर्जी निकालना है प्लस इसका निकालना है। इसका तो K0 लिख दिया, इसका निकालने के लिए इसका मास चाहिए। मास कैसे आएगा, मास निकालने के लिए वॉल्यूम इंटू रो चाहिए ना। अब वॉल्यूम कैसे आएगा, A2 V2 dt इंटू रो। अब आ जाएगा समझ में आपको। तो K0, K फाइनल लिख रहा हूं पहले मैं, K0 प्लस, थोड़ा ब्लर है, थोड़ा ऊपर चले गया, ब्लर हो गया, ब्लर है पूरा वीडियो, पूरा बॉडी ब्लर है कि कुछ जगह पे ब्लर है, ये बताओ। नो सर क्लियर है, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो जाता है, थोड़ा ब्लर है। यस सर, ब्लर है, क्लैरिटी कम है सर। यस सर। बुला रहे जब तक आप समझना, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास लिखूंगा मैं आपके सामने, हाफ मास की जगह लिखा जाएगा A2
v2 dt इंटू रो, ये हो गया v2 स्क्वायर। तो ये हो गया आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल में आ जाओ। हमारा जो इनिशियल एलिमेंट था वो ये ब्लू कलर से इस ब्लू कलर तक था। थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है किसी, इस ब्लू कलर से लेकर इस ब्लू कलर तक का हमारा इनिशियल एलिमेंट था। तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी का समीशन करना है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की। तो काइनेटिक एनर्जी आपने पहले ही मान रखी है, कितनी है, के नॉट। वो तो कॉमन पार्ट हुआ ना इनिशियल और फाइनल में। अब कौन से पार्ट की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है आपको, इस वाले की। इस वाले की लिखने के लिए हाफ a1 v1 dt रो v1 स्क्वायर। तो अगर आप के फाइनल माइनस के इनिशियल निकालना चाहेंगे तो वो आएगा कितना, वो आएगा हाफ रो, बताओ कितना आ रहा है, a1 v1 dt v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। आपको ये समझ में आया मैंने क्या किया, आपको ऑलरेडी बताया कि a1 v1 a2 v2 के बराबर है कि नहीं है बराबर है। तो मैं इन दोनों को तो एक ही मान सकता हूं ना, के नॉट प्लस हाफ a1 v1 dt रो v2 स्क्वायर लिख सकता हूं ना ऐसा मैं, वही मैंने किया है। अब वो करने के बाद आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। अब मुझे मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे बताओ एक बड़ी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन, जब इस बड़ी बॉडी की पोटेंशियल लिखते हैं तो हर एक मास की अलग अलग हाइट होती है, mg1i1 प्लस mg2j2 m3g y3 ऐसे लिखा था। यहाँ पे भी मुझे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, बहुत सारे। रेफरेंस मेरा ये है, मैंने इसको रेफरेंस ले रखा है आपको समझाने के लिए। तो जब मैं यहाँ हरा वाला देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इस टुकड़े की लिखूंगा, इस टुकड़े की, इसकी 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 फाइनली उसकी, इन सबकी तो एनर्जी मैंने पी ई नॉट मान ली। ठीक है, अब बताओ आप क्या करूं मैं, पी फाइनल कितना लिखूं मैं, पी नॉट प्लस बोलो कितना, फाइनल में आपका इस हरे से उस हरे तक का एलिमेंट है आपका, थोड़ा सा टीडी टाइम के बाद, तो डीटी इंटरवल के बाद आपका एलिमेंट इस हरे से इस हरे पे खत्म हो रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस हरे से इस हरे तक की टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए यहां से यहां तक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पी नॉट। तो पी नॉट में क्या ऐड करोगे आप, इसी की एनर्जी ऐड करनी है ना आपको बस। तो पी नॉट प्लस आप उसका मास कितना है, A2 P2 रो, ये तो हो गया मास, इंटू जी इंटू हाइट S2। आप चाहो तो dt भी आएगा यहाँ पे, सॉरी। अब आप इसको लिख सकते हो A1 V1 dt रो जी एच H2, सॉरी, ये भी लिख सकते हो आप। कोई डाउट किसी को इसमें? अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलोगे पी नॉट प्लस, इनिशियल पी नॉट क्यों लिखा, इस ब्लू से इस ब्लू तक में ये सब आ जाएंगे और साथ में ये भी आएगा। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसका कितना है, A1 V1 रो जी H1 dt। सबको समझ में आ गया बात? तो बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा। अगर आप चेंज इन पोटेंशियल निकालोगे कितना आएगा, अगर आप डेल्टा पी निकालोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी A1 V1 रो dt, और जी भी बाहर ले लो, बताओ कितना आएगा, S2 माइनस H1। अब आप एक काम करो, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है डेल्टा के जो आपने निकाला उसको यहाँ रखो, डेल्टा पी जो निकाला उसको यहाँ रखो, और रखने के बाद एक फॉर्मूला आएगा, वो बताओ कितना आ रहा है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे इस एलिमेंट पे वर्क डन कर कौन कौन रहा है। तो हमें मालूम पड़ा दोनों तरफ से फ्लूइड वर्क डन कर रहा है, ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है, और इन सारे वर्क डन को हम बराबर किसके करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ी तो हमने देखा कि इतने बड़े एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी में ये पोर्शन इनिशियल और फाइनल दोनों में कॉमन है। जो कॉमन है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी को के नॉट और पोटेंशियल एनर्जी को पी नॉट मान लिया। फाइनल में दिस प्लस इसकी एनर्जी आएगी, इनिशियल में दिस प्लस इसकी एनर्जी आएगी, वही लिखा है। और उनको डिफरेंस करके हमने देखा कि हमें सिर्फ इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को ही डिफरेंस करना है, बाकी जो सब क्या है इसमें कॉमन है। तो कॉमन पार्ट की एनर्जी हम ना भी लिखे तो चलता, हमने लिखी भी नहीं, वरना हम निकालते इसको भी। तो इसको निकाल के आपको मिलेगा क्या, आपसे कोई एनर्जी तो पूछ नहीं रहा, आपसे लोग पूछ रहे चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी में ये वाला हिस्सा आप ना भी निकालो
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आप देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया हो, आप मुझे बताएंगे आपने यहाँ तक लिख लिया, ताकि हम आगे बढ़ सके। सर स्क्रीन थोड़ा सही नहीं हुआ। स्क्रीन सही नहीं हुआ? सर फिर से ब्लर हो गया। सर वैसे वही सही है सर। सही है सर। क्या सही है कि सही नहीं है, कुछ क्लियर नहीं करते आप लोग, सही बताओ। सही है सर, सही है सर, सही है। क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है? कितने लोगों को लग रहा है क्लियर नहीं है? यस सर। क्लियर नहीं है। सर क्लियर नहीं है सर, यस सर क्लियर क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा वैसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब जैसा हमेशा होता है वैसा नहीं है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, करवाते हैं इसको। कोई लाइट वाइट का तो इफेक्ट नहीं पड़ता ना इसमें, आता ही नहीं है यार। जैसे आप लिख लो, बताइएगा। आपने लिख लिया? लिख लिया आप सबने? किसी को भेजो ना इसके लिए। हाँ, पूरा नहीं मिटा रहा मैं, ये तो चलेगा। अब मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 dt इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो देखिए आप क्या है, हाफ रो A1 V1 dt V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या है, रो A1 V1 dt G H2 माइनस H1। कुछ कट रहा है क्या इसमें? हाँ, बहुत कुछ कट रहा है। क्या क्या कट रहा है देखो। आप मान लो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और ये पूरा भी कट जाएगा, जी बचेगा, जी नहीं कटा। उसके बाद जो आया वो क्या आया वो देखो, P1 आया माइनस P2 आया, रो V2 स्क्वायर बाई 2 आया माइनस रो V1 स्क्वायर बाई 2 आया, और वहां से आया रो GH2 माइनस रो GH1। अब आप इन दोनों को इधर लिया और वन वाली टर्म को, तो P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH1 आपको मिलेगा P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो GH2। आपको ये मालूम पड़ा कि यहाँ पर 3 क्वांटिटी का सम और वहां पे 3 क्वांटिटी का सम सेम है। कौन है वो 3 क्वांटिटी? प्रेशर, रो V स्क्वायर बाई 2 एंड रो GH। आपको ये मालूम पड़ा कि फ्लूइड के अंदर जब फ्लूइड बह रहा होगा तो इन 3 चीजों का सम आप किसी भी 2 अलग अलग जगह पे निकालना, वो सेम ही आता है। आपका जब फ्लूइड बह रहा होगा, ये बच्चे बोले थोड़ा क्लियर कम है? सही है। आज 3 बजे क्लास है आपकी सेमीकंडक्टर वाली, तो रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे आपको। आज रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे, थियोरेटिकल टॉपिक है सर। आज ट्रांजिस्टर चलाएंगे, उसमें ट्रांजिस्टर बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है और जेईई मेन में अभी तक सिलेबस आया नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि उसमें होगा नहीं होगा। बच्चों अब सही है? बच्चों बोर्ड बताइए, बोर्ड पे सही है क्या अब? सर वो ऐसा ही है नो सर। सर। क्या हमेशा से खराब है क्या आज? यस सर। सही है सर, सही। हो चाहे सकता थोड़ा है। सर चाहे थोड़ा बड़ा लिखिए सर, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या बड़ा? मैं बड़े लिखूंगा अगली बार, ठीक है। वैसे मैंने बड़े लिखे, हमेशा तेज लिखता हूँ मैं। बच्चों अब सही है क्या? बच्चों अब सही है क्या, बताओ। हाँ सर। क्या बोल रहे बच्चे? यस सर। सही है, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए इसको। ये कट गया क्या?
बच्चों जैसे ही आपने लिख लिया आप मुझे बताएंगे आपने लिख लिया, ताकि हम आगे बढ़ सके। कहाँ है आपके पास, है क्या? देखो तो बताओ। जेई मेन ने अभी तक ये नहीं बताया। फॉर्म आ गया जेई मेन के? फॉर्म नहीं आया ना, तो फिर सिलेबस भी नहीं आएगा, तो एक साथ ही आएगा। गलत, उनको देना चाहिए, सिलेबस तो देना चाहिए कम से कम। हाँ, नहीं मार्च पे सुनना, हो सकता है मार्च में हो जाए, हो सकता है मार्च में हो जाए। मार्च में भी होगा तो आपके बोर्ड के एग्जाम के बाद ही होगा, अगर बोर्ड के एग्जाम मार्च में होते हैं तो। सर सिलेबस बाद में आता है? लिख लिया आप लोगों ने? सर हाँ सर लिख लिया। क्या बोल रहे हो बेटा? सर सिलेबस बाद में आता है सर? आ गया क्या सिलेबस? आप बताओ, देख के अगर आपको दिखता हो सिलेबस तो बताओ मुझे। इस साल सिलेबस निकाल दिया और जेई मेन के ये सिलेबस है। एडवांस का तो आ चुका है, मेंस का आया तो बताओ। मतलब मुझे तो याद नहीं आया, आप बता दो। अगर आपको गूगल पे सर्च कर लो, दिख जाए तो बता दो, भेज दो मुझे। इस साल जो होगा उसका, पिछले साल का नहीं। पिछले साल के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं आपको हम। अब पिछले साल कम्युनिकेशन सिस्टम भी था सिलेबस में और ट्रांजिस्टर भी था सिलेबस में, लेकिन इस साल की जो एनसीईआरटी की बुक आई है बाजार में, मार्केट से आप खरीदोगे, तो उसमें सेमीकंडक्टर चैप्टर में ट्रांजिस्टर नाम का आर्टिकल है ही नहीं, एनसीईआरटी से गायब हो गया अब। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, एक चैप्टर है जो एक दिन में कराया हमने, एक दिन का ही चैप्टर होता है वो भी एनसीईआरटी से हट चुका है। तो इसलिए ये माना जा रहा है, अब तो हट ही गया ना, पिछले साल तो हटा ही था बुकों में था। अब तो जो बुक आप खरीदोगे मार्केट से, जो बच्चा 12th क्लास का बच्चा बुक खरीदेगा उसको मिलेगा ही नहीं ये चैप्टर। मतलब भारत के किसी बच्चे ने कम्युनिटी सिस्टम नहीं पढ़ा होगा जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ता है, तो अब नहीं दे सकते, वो कायदे से उनको देना ही चाहिए अब तो। लेकिन आ जाए तो क्या करोगे, ये वाली बात है, इसलिए पढ़ाएंगे हम। आज ट्रांजिस्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें लॉजिक गेट का थोड़ा सा एंड करेंगे और उसके बाद वही पढ़ाया जाएगा। लॉजिक गेट हो चुका है, लॉजिक गेट तो बहुत ही आसान है, आपको भी आसान लगता होगा। हाँ, लॉजिक गेट पिछली बार हो गया था, उसमें से बस रियलाइजेशन ऑफ लॉजिक गेट के पीएन जंक्शन डायोड से कैसे लॉजिक गेट बनता है लिख लिया आप सब लोगों ने। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसको बर्नौलियस थ्योरम बोलते हैं। बर्नौलियस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड में किसी भी 2 पॉइंट पर, फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके किसी भी 2 पॉइंट पर इन तीनों का सम कितना होने वाला है, इन तीनों का सम सेम होने वाला है। ये बोलता है कौन? बर्नौलियस थ्योरम। सबको समझ में आ गया? अब कुछ केसेस पढ़ेंगे इसके, डिफरेंट केसेस, मैं इसको हटाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात तो मैं कहूंगा, इसको हम कुछ और नाम भी दिया जाता है इसका। इसको कहते हैं हम प्रेशर एनर्जी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका नाम है। और इस टर्म को हम प्रेशर तो बोलते ही है, लेकिन इसको भी एनर्जी की टर्म में बोलेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये इसका एक और नाम है, इस नाम से भी इसको बुलाया जाता है। तो प्रेशर को यहाँ पे हम प्रेशर की जगह प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रो वी स्क्वायर बाय 2 बोलते हैं, और रो जी एच को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप इस पूरी टर्म को रो जी से डिवाइड कर दो, जो आप कर सकते हो, अगर आप इसको रो जी से डिवाइड कर देते हो, मान लीजिए आपने इसको रो जी से डिवाइड कर दिया, तो P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2 जी प्लस एच इज इक्वल्स टू सम अनदर कांस्टेंट आ जाएगा। आपने क्या किया समझ में आ रहा है? आपने इसको रो जी से डिवाइड कर दिया, तो रो जी डिवाइड करने पर ये सीन बना। इस एच को बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, सिविल इंजीनियरिंग में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ग्रेविटेशनल हेड।
मैकेनिकल इंजीनियर्स नॉर्मली इस इक्वेशन को यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा है सिविल इंजीनियर्स नॉर्मली इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड और इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। इनमें सबकी यूनिट मीटर्स में आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का जो टर्म था ना, उसकी यूनिट आपने कितनी बना दी? मीटर्स में। प्रेशर हेड की यूनिट भी आपने किससे बना दी? ठीक है, आज मैंने एक बैच में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया, एक दिन में खत्म हो गया वो, उसका वीडियो आपको भिजवा देंगे। यूनिट एंड डायमेंशन आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। जेईई मेन के हिसाब से यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चंस आते हैं, अगर थोड़ा सा आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आप करोगे उसमें। हालांकि यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर नहीं होता, एक आइडिया होता है जो होना चाहिए आपको, तो उसमें आपको मिल जाएगा डायमेंशन कैसे लिखते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। और आप में से कईयों को वैसे भी आता भी होगा पहले से ही, तो फिर भी आप देख सकते हो, उसमें अपलोड तो करवा दूंगा आपके बैच में। देख लिया आप लोगों ने? आज आपकी 4:45 भी तो क्लास है केटीजी थर्मोडायनेमिक्स की, आज नहीं है क्या? आज है सर। आज है सर। कंफर्म करो, आज होगी आपकी फिजिक्स की है आज, वो क्लास भी है आपकी आज। तो आज 5 क्लास है मतलब आपकी। 6 कैसे हो गई? रिकॉर्डिंग भी तो है, वो तो कल आएगी ना, आज तो 5 ही माई जाएगी, वो कल आएगी, कल 5 हो जाएगी आपकी। कल क्लाइमैक्स चल रहा है, सब लोग क्लाइमैक्स में आ गए, तो इसलिए आपके भी बैंड बज रहे होंगे। सर इसको PV²/2 को क्या बोलते हैं सर? रोवी स्क्वायर/2। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है बात? चलिए अब लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलियस। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलियस। पहला केस, पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। पहला केस आपको दिखा रहे हैं पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इसका एप्लीकेशन देखिए आप, क्या होगा इसका एप्लीकेशन। ये आपका पाइप, ऐसा भी हो सकता है, ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे। स्ट्रीम लाइन बनाना चाहो तो स्ट्रीम लाइन बना सकते हो। आपको पता है बर्नौलियस थ्योरम स्ट्रीम लाइंस पे लगाई जाती है, हालांकि अपन इतना बनाते नहीं, लेकिन ये स्ट्रीम लाइन बनाती है। अगर आप यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनाओ और यहाँ पे भी एक क्रॉस सेक्शन बनाओ, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी v, वो सेम होगी या अलग अलग होगी? एरिया सेम है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एरिया सेम होता है तो वेलोसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो ये तो क्वेश्चन था कि दोनों जगह वेलोसिटी सेम है कैसे? कारण यह है कि अगर आप यहां से यहां तक का पूरा एक फ्लूइड बना के देखोगे ना, ये रहा पूरा फ्लूइड, देखा आपने पूरा फ्लूइड यहां से यहां तक, इतना बड़ा फ्लूइड। इस इतने बड़े फ्लूइड पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, इस पर और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? प्रेशर। अगर मैं बर्नौलियस लगाऊं, ये जानना चाहूं कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा, क्या वो सेम होगा या अलग अलग होगा? मान लीजिए इन दोनों लेवल का वर्टिकल हाइट डिफरेंस h है, मैं बर्नौलियस लगा रहा हूं आपके सामने, देखना आप सबसे पहली टर्म लिखेंगे यहाँ पर रोजीएस टर्म लिखने के लिए आपको एक रेफरेंस मानना पड़ता है। आप रेफरेंस नीचे मान सकते हो और नीचे मान सकते हो, बिल्कुल नीचे, या फिर आप इन दोनों में से किसी एक को भी रेफरेंस बना सकते हो। बोलो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को बना दे। अगर आप इसको रेफरेंस बनाओगे तो यहाँ पे जब रोजीएच वाली टर्म लिखोगे वो 0 आएगी, तो मैंने इसी को रेफरेंस बना दिया। अब बर्नौलियस लगा रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी सेम होगी, ये मैंने बोल दिया क्योंकि एरिया सेम है। तो एज एरिया इज सेम, v इज सेम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रेविटी के अलावा और भी फोर्स लग रहे हैं, कौन से? प्रेशर, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटी फोर्स आएगा तो ये फ्लूइड आगे जाएगा, फिर जो आगे जाएगा और जब यहां तक आ जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जानी चाहिए यहाँ तक आते आते, मैं वही आपको समझा रहा हूँ क्यों नहीं बढ़ रही, समझना आप। एरिया इज सेम, वी इज सेम, एग्री?
ठीक है, अब मुझे बताओ वहां पे प्रेशर कितना होगा, P1 प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच। ये क्या किया मैंने, तीन टर्म लिखे यहाँ पे, प्रेशर, वेलोसिटी वाली टर्म और रो जी एच वाली टर्म, ये तीन टर्म मुझे यहाँ लिखनी है। यहाँ प्रेशर कितना है P2, रो वी स्क्वायर बाई 2 कितना है, रो वी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे हाइट कितनी है, रेफरेंस आपने इसी को लिया है, हाइट 0 है, तो यहां से आपको मालूम पड़ा कि P2 कितना आ रहा है, P1 प्लस रो जी एच। वैसे ये फॉर्मूला देख के आपको स्टैटिक्स डायनामिक्स की जगह फ्लूइड स्टैटिक की याद आ रही होगी, वहां पे भी हाइट के साथ प्रेशर इसी फॉर्मूले से वेरी होता था, है ना। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला एप्लीकेबल तो है, लेकिन केवल कब एप्लीकेबल है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल होता तो ये वाली टर्म कट नहीं पाती जो अभी आपने काट दी है। ये टर्म क्यों कट रही है, क्योंकि दोनों तरफ एरिया क्या था, सेम था। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जितना फोर्स यहां से लगेगा उससे ज्यादा फोर्स इधर से लग रहा है। क्यों, कौन बड़ा है, P2 बड़ा है P1 से। देखो आप, जब P2 P1 से बड़ा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि फ्लूइड पे केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। कोई भी फ्लूइड एलिमेंट ले लो आप, अगर आप इतना सा भी फ्लूइड एलिमेंट लोगे ना, इतना सा भी, तो इधर से जितना फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स इधर से लग रहा है। ग्रेविटी फोर्स भले ही नीचे लग रहा होगा कंपोनेंट लेंगे तो, लेकिन प्रेशर फोर्सेस नेट किधर लग रहे हैं, ऊपर। और यही कारण है कि जब ये नीचे गिरता है कोई भी फ्लूइड एलिमेंट तो उसकी वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी ही रह जाती है, क्योंकि उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स वर्क नहीं कर रहा, उस पर वर्क करने वाला एक और जना है। कौन है वो, उसी के लोग, प्रेशर फोर्स। क्लियर है बात। इसलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने के बावजूद आपको ऐसा, सॉरी, नीचे गिरने के बावजूद स्पीड ना बढ़ना पॉसिबल है। और वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम अभी तक केवल कौन से फोर्स का वर्कडन देख रहे थे, ग्रेविटी फोर्स का, जो पॉजिटिव ही होता है। तो फिर स्पीड क्यों नहीं बढ़ती है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के अलावा हर एलिमेंट जब नीचे आएगा उस पर दो वर्कडन हो रहे होंगे। कौन कौन से, एक ग्रेविटी फोर्स, दूसरा कौन सा, प्रेशर फोर्स वर्कडन। और प्रेशर फोर्स वर्कडन ग्रेविटी फोर्स वर्कडन के अपोजिट होगा, और इस वजह से ये पॉसिबल है कि नेट वर्कडन 0 हो जाए, और जब भी कोई फ्लूइड एलिमेंट यहाँ से आकर यहाँ पे भी आएगा तो उसकी स्पीड बढ़े ही ना, ये पॉसिबल है। वो बताएंगे लास्ट में वो भी केस बताएंगे कि अगर वेसल आपका चल रहा होता और आपको बर्नोलिस लगाना होता तो क्या करते हैं। अभी नहीं करेंगे, अभी तो अपन सिंपल करेंगे, उसके बाद अपन उस चीज पे भी आएंगे। पहला केस समझ में आ गया, लिख लो आप इस पहले केस का क्या रिजल्ट है। इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रेशर वेरी विद डेप्थ, इन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन प्रेशर vary with depth with the same formula as we did in statics. In uniform cross section, pressure vary with the same formula as we did in the fluid statics. जब हम statics पढ़ रहे थे तब जो वेरिएशन का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला अभी भी लग रहा है, ये हम कह सकते हैं। As we did in fluid statics. लिख लिया आप सब लोगों ने, ठीक है। अब लिखिए केस सेकंड। केस सेकंड में हम हॉरिजॉन्टल पाइप लेंगे, या आप कह सकते हो कि हम हॉरिजॉन्टल केस बनाएंगे। लिखिए हॉरिजॉन्टल केस, ये हमारा केस सेकंड है। यानी अब हम जो दो पॉइंट कंसीडर करेंगे 1 और 2, वो दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे। जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे तो दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। हियर पॉइंट 1 एंड 2 आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। हम ऐसे ही केस पढ़ेंगे अभी। सो नेग्लेक्ट द टर्म रो जी एच, क्योंकि दोनों जगह पर रो जी एच की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो उसको लिखने का फायदा भी नहीं है। इसलिए रो जी एच वाली टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एज इट गेट कैंसिल आउट, एज इट गेट कैंसिल आउट, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और कैंसिल हो जाने की वजह से आपको ये टर्म लिखने की जरा भी जरूरत नहीं है। पहला केस आपके सामने दिखाते हैं। ये एक पाइप दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार कम हो रहा है। यहाँ पे एरिया ज्यादा था और यहाँ आते आते एरिया कम हो गया। ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है। इस जगह पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, जो
प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो P1 है, और इस जगह पे जो फ्लूइड पार्टिकल प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो P2 है। ये स्टैटिक प्रेशर नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। स्टैटिक कंडीशन में तो हम ये कहते थे कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपका प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, डायनामिक्स। यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। हम वो निकालना चाहते हैं। इन दोनों का लेवल सेम है, तो अगर रेफरेंस आप कहीं बनाओगे तो दोनों की हाइट क्या बनोगे, सेम। तो रो जी एच वाली टर्म आपको लिखनी ही नहीं है इन हॉरिजॉन्टल केस। कौन सी टर्म लिखोगे आप, मैं आपको स्ट्रीम लाइन भी दिखा दूं, थोड़ा और फील आ जाएगा आपको। ये रही स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अब लगाए अपन, तो यहाँ पे बताइए क्या लिखोगे आप। आपका फ्लूइड एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा फ्लूइड एलिमेंट है। अगर फील करो आप असली कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ से यहाँ तक का आप क्या लोगे, फ्लूइड एलिमेंट। अब बताओ क्या लिखूं मैं इसमें, इक्वेशन P1 फिर सॉरी P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2, ये लिखेंगे। अब V1 V2 सेम नहीं है, क्यों नहीं है सेम, बिकॉज एरिया इज डिफरेंट। आपको बर्नौलीज के साथ एक और इक्वेशन अक्सर यूज करनी पड़ेगी, खास तौर से जब एरिया वेरी कर रहा होगा। कौन सी इक्वेशन, कंटिन्यूटी। क्या कहती है वो इक्वेशन, ये भी होगा। आप V2 की जगह कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताइए, तो वो लिख देना आप, लिख दो। उससे आपको P1 P2 कुछ तो रिलेशन मिलेगा। ये दो इक्वेशन है, बस आप इतना लिख के छोड़ दो, ये दो इक्वेशन है। बाकी तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो जो निकालना है। मान लो आपको एक तरफ का V1 दे दिया, V2 पूछते हैं, नहीं निकाल सकते। मान लो आपको V1 निकालना है, तो इस इक्वेशन से V1 निकल जाएगा। अगर आपको दोनों तरफ का प्रेशर, मान लो आपसे प्रेशर डिफरेंस ही पूछ ले कि प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, वो निकाल सकते हो, तो वही निकाल दो। निकालते हैं P1 माइनस P2 कितना आ रहा है, रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आ रहा है। अच्छा, यहां से V2 की वैल्यू कुछ पुट करो, V2 अपॉन V1 कुछ तो पुट करो V2 की जगह, रो बाई 2 V2 की जगह पुट करेंगे A1 V1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सही है, यहां से V1 स्क्वायर बाहर ले लो, कितना आ जाएगा, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया आपके पास P1 माइनस P2। एक खास बात, प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, P1 या P2। चलो मैं आपसे ऐसे सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सवाल है। मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे जैसे पाइप में पानी इस तरफ जा रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मानते हो ना। तो आपका फ्लूइड जैसे जैसे इस तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ये हमको समझ में आ चुका है। जब आपके इस फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप मुझे बताओ प्रेशर कहाँ जाता होगा, 1 पे कि 2 पर। जहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी ना, वहां प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, अगर आप बर्नौलीज लगाओ तो P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 आपका हर जगह सेम ही होगा। इस जगह पे और इस जगह पे, दोनों जगह पे P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 क्या होगा, सेम ही होगा। अब ये बताओ कहाँ वेलोसिटी ज्यादा है आपकी, यहाँ पे, तो यहाँ प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। अरे भाई, इस जगह पे P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 और इस जगह का P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 सेम है, ये बहुत बड़ी बात है। दोनों जगह पर प्रेशर और रो V स्क्वायर बाई 2 का सम कैसा है, सेम है। जब इन दोनों जगहों पे प्रेशर और रो V स्क्वायर बाई 2 का सम सेम है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्या आप ये नहीं बोल सकते वहां प्रेशर कम होगा। तो वेलोसिटी बढ़ने पर, इन हॉरिजॉन्टल केस, जब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब तब प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हॉरिजॉन्टल वाला केस हो और आप अगर वेलोसिटी को बढ़ा दो किसी एक जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम करके, तो वहां प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो, A1 बड़ा है A2 से, तो P1 माइनस P2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उसे भी देख सकते हो। सबको समझ में आ गया बात, तो डाउट किसी को इसमें। अच्छा, आप ऐसे भी सोचो, जैसे जैसे आपका ये एलिमेंट आगे जाएगा, जैसे जैसे ये एलिमेंट हल्का सा आगे जाएगा, क्या आपको लगता है इसके हर टुकड़े की वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी,
अभी आपका एलिमेंट यहाँ पर है, मैं जैसे ही एलिमेंट को हल्का सा आगे खिसकाऊंगा हर टुकड़ा हल्का सा आगे जाएगा, और जब मैं इसको पूरे को आगे खिसकाऊंगा तो हर टुकड़ा हल्का सा आगे जाएगा। हर टुकड़ा जितना क्रॉस सेक्शन एरिया पहले में था उससे थोड़ा छोटे क्रॉस सेक्शन में आ जाए, तो हर टुकड़े की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि इस पूरे एलिमेंट का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस तरफ है। आप ये कह रहे हो कि जैसे ही ये हल्का सा आगे गया इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है कि इस तरफ है, यही बता दो। आगे। काइनेमेटिक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अपन ने, आप बोलोगे राइट साइड में। अगर इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट का एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो इस पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, राइट। राइट साइड। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि नेट फोर्स कितना लगेगा। सबको समझ में आया बात, हाँ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आप यूं भी सोचिए, यहाँ का प्रेशर बड़ा है, यहाँ का प्रेशर छोटा है क्या बड़ा, और एरिया ही बड़ा है, तो ये तो 100% कंफर्म है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा उस वाले से कैसा लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा। तो नेट फोर्स किधर आएगा, इस तरह। वो तो हमें वैसे भी दिख रहा था कि नेट फोर्स उधर आएगा, और अपने प्रेशर व्रेशर कैलकुलेट करके ही बता दिया कि P1 P2 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फोर्स जो लग रहा है इस तरफ F1 और इधर जो लग रहा है F2, F1 और F2 होता ही P1 एरिया है। फोर्स भी फोर्स बड़ा है क्योंकि प्रेशर ही बड़ा है, एरिया बड़ा है। सबको समझ में आ गया बात। तो ये फ्लूइड आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये फ्लूइड कौन सी कंडीशन में, डायनामिक कंडीशन। यहाँ फ्लूइड का एक्सेलरेशन भी हो सकता है, लिख लिया आप लोगों ने यहां तक। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो और हॉरिजॉन्टल हो और फ्लूइड ऐसे बह रहा हो, क्या तब भी 1 और 2 में प्रेशर 1 का ज्यादा होगा, बराबर होगा सर। तब बराबर होगा। आप इसे दो लॉजिक से बोल सकते हो। पहला लॉजिक तो ये है कि देखो सर, ये जो पूरा एलिमेंट है ना, जैसे ये हल्का सा खिसकेगा किसी की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस एलिमेंट का, 0। तो इस एलिमेंट का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस एलिमेंट पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। आप बोलोगे सर यहाँ पे P1 लग रहा है, यहाँ पे P2 लग रहा है, ये रहा फोर्स, इसका नेट फोर्स क्या आना चाहिए, अरे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। से तो कितना आएगा, माइनस करो कितना आएगा, P1 = P2 आ गया ना, नेट फोर्स 0 आ गया, तो P1 = P2 आ गया। या अगर P1 P2 बराबर है तो आप बोल सकते हो कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। आप यूं भी समझिए, जो मैंने आपको डेरिवेशन किया था, दो लोग वर्क डन करते थे, वो वर्क डन बराबर था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन किया ना अपन ने कि प्रेशर फोर्स जो वर्क डन करता है, आजू बाजू वाले जो एलिमेंट वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपका फ्लूइड हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, क्या पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आ सकता है हल्के से टाइम बाद, नहीं आ सकता। आपका फ्लूइड क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में चल रहा है, तो वो जब यहां से हल्का सा आगे जाएगा भी, उसके हर एक एलिमेंट की वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी। या हर एक की भी छोड़ो, जब वो हल्का सा आगे बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट इस कॉमन पार्ट में नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के पीछे ये वाला हिस्सा होता है। क्या ये हिस्सा एक नए क्रॉस सेक्शन में पहुंच गया, क्या नहीं पहुंचा ना, अभी भी क्रॉस सेक्शन का वैल्यू तो होगा वही है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, सेम। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ रही है। तो जब आपका dt इंटरवल में ये एलिमेंट हल्का सा खिसक रहा है, ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब प्रेशर फोर्स का वर्कडन कितना रहा होगा, 0। वो वर्कडन 0 तभी हो सकता है जब दोनों तरफ से फोर्स की वैल्यू, इस केस में कम से कम दोनों तरफ से फोर्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और फोर्स बराबर होने के लिए प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, इस केस में, हमेशा नहीं, इस केस में जब एरिया सेम है प्रेशर बराबर होना चाहिए। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? बर्नौलीज थ्योरम का आपको थोड़ा सा फिजिक्स फील करवाया जा रहा है कि क्या होता है। चलिए, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है जो भी आपने देखा क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म का, लिखिए वेंचुरी मीटर। क्या बोल रहे बेटा, उतारना है क्या भी आपको, उतारिए फटाफट।
लिख लिया सबने? देखिए वेंचुरीमीटर, it is a device used to it is a device used to find out the velocity of fluid in the pipe. It is a device which is used to find out the velocity of fluid in the pipe. कैसे यूज करते थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। ये लगा हुआ होता है, ये आप हर रोज नहीं लगाते, ये पहले से लगा हुआ होता है। जहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड की वेलोसिटी हमेशा हमें देखनी है कितनी है, वहां पे ये डिवाइस लगा होता है। ये एक पाइप है, पाइप जा रहा है, इसमें फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें इस तरह का एक डिवाइस लग जाता है। ये रहा एक डिवाइस, ये डिवाइस देखिए आप, आपके सामने डिवाइस लगा दिया है मैंने। ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस की खास बात ये कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बीच में कम हो जाता है और ये पाइप वापस से कंटिन्यू चल रहा है। ये रहा पाइप, तो डिवाइस को बीच में लगा रखा होता है। ये वेंचुरीमीटर है जो दिख रहा है आपको बीच में, और ये आपका पाइप है, ये भी पाइप ही जा रहा है आगे। पाइप के बीच में कुछ काट के वेल्डिंग करके इस पे लगाए थे, इसको हम बोलते हैं वेंचुरीमीटर। ये काम कैसे करता है? आपका जो फ्लूइड आ रहा है पाइप, उसकी एक वेलोसिटी होगी जिसको मैं यहाँ पे V1 लिख रहा हूँ। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A1। आपका जो पाइप है उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और वो मैं लिख रहा हूँ A1। ये रहा वो A1 क्रॉस सेक्शन एरिया। इस A1 क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी है V1। फिर आपका जो फ्लूइड है ना, वो एकदम से देखो आप ऐसे जा रहा होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको साफ ही दिख रहा होगा, स्ट्रीम लाइन भी पास पास में आ जाएगी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम हो गया है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से भी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? थोड़ी ज्यादा हो जानी चाहिए। यही वाला तो केस है, यहाँ पे एरिया छोटा है A2 और यहाँ वेलोसिटी है V2। ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल केस है। अभी जस्ट जो आपने डिराइव किया ना, वही फॉर्मूला में डायरेक्ट लगाऊंगा। आपके पास प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला आ चुका है। क्या होता है प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला? अगर हम अभी जो हमने सीखा उससे लगाए तो आप चाहो तो पूरा का पूरा रिपीट ही कर लो। मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट? P1 माइनस P2 इज नथिंग बट रो A1 स्क्वायर बाई 2 A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से V1 मिलने वाला है मुझे 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। दिस इज अवर वेलोसिटी। अगर जेईई मेन में सवाल आया तो वो आपको P1 और P2 की वैल्यू देगा कि भाई दोनों तरफ प्रेशर कितना था। जहाँ एरिया A1 था वहां प्रेशर कितना था, और जहाँ एरिया A2 हो गया वहां पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है। उन प्रेशर की वैल्यूज आपको दे रखी होगी, वो वहां रख देना, आपको V1 मिल जाएगा। जेईई मेन वाला एक और चीज कर सकता है जो मैं आपके सामने करने वाला हूं। वो आपको प्रेशर लिख के देगा ही नहीं। यहाँ पर एक पतला पाइप बनाया जाएगा, ये रहा एक पतला पाइप, और ऐसा ही पतला पाइप यहाँ भी बनाया जाएगा। ओपन टू एटमॉस्फेयर होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको बोला जाए कि प्रेशर आपका P2 है, तो आप बताओ यहाँ पे लिक्विड जो उठा हुआ होगा उसकी हाइट अगर H2 है, क्या बता सकते हो ये P2 कितना होगा? ये फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में ये बह रहा है। स्टैटिक कंडीशन में तो आपको पता होगा यहाँ पे प्रेशर P2 लिखना है आपको, वहां पे P0 है ना, तो बताओ P2 को क्या लिखोगे आप? तो P2 आप लिखोगे P0 प्लस रो जी S2। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी हाइट का लेवल दे दे कि यहाँ पे जो हाइट है ना उसका लेवल है मान लो H1। एग्री? तो यहाँ पे प्रेशर इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर एक ही है और वो कितना है? P1। तो P1 को क्या लिखोगे आप? P0 प्लस रो जी H1। तो मैनोमीटर्स बना दिए उसने उन दो हाइट पर। ये दोनों हाइट आपको दे देगा, ये इन दोनों हाइट का डिफरेंस आपको दे देगा। क्या बता सकते हो P1 माइनस P2 कितना आ रहा है? रो जी H1 माइनस S2। तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दोनों प्रेशर की वैल्यू लिख के ना दे, बल्कि इस तरह की चीज आपको दे दे, या तो दोनों की हाइट लिख के दे दे या दोनों की हाइट का डिफरेंस आपको लिख के दे दे। एक ही बात है, उसने इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है। एक और चीज हो सकती है कि आपको यहाँ पे वो कोई दूसरा लिक्विड दे दे, जरूरी नहीं है कि ये पानी ही दे, कोई और लिक्विड भी दे सकता है। वो जो भी देगा ना उसी की डेंसिटी वहां पे लिखना। अगर मरकरी दिया है तो मरकरी का डेंसिटी लिखना,
जो भी लिक्विड दे रखा है, जो इस ट्यूब में भरा पड़ा है, उस ट्यूब में भरे लिक्विड की डेंसिटी आपको लिखनी पड़ेगी। ये याद रखना, ये रो अलग हो सकता है। ये किसका रो है? रो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप। और ये रो किसका है? जो इस ट्यूब में है। हो सकता है इस ट्यूब के अंदर भी ये लिक्विड भर रखा हो। अगर ये लिक्विड है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर अगर लिक्विड अलग है तो जो लिक्विड है आपको वो लेना पड़ेगा। तो ये क्या है भाई? ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वर्टिकल ट्यूब्स। तो वेंचुरीमीटर का जब भी सवाल आएगा, या तो आपको P1 P2 की वैल्यू दे रखी होगी या उनका डिफरेंस दे रखा होगा, ताकि आप क्या निकाल सकोगे? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन पाइप। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जामिनर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड दे दे और आपसे यही पूछ ले कि प्रेशर का डिफरेंस कितना है। हो जाएगा। इस फॉर्मूले से सब कुछ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बहुत कुछ दे दे, वेलोसिटी भी दे दे, प्रेशर का डिफरेंस दे दे और क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशियो पूछ ले। हो जाएगा। तो आप इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना आप। जैसे आप लिख लो, आप मुझे बताएंगे। आपने लिख लिया? तुमने लिख लिया? लिख लिया सर। नहीं लिखा? सबने लिखा ही नहीं। बराबर लिखिए। फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म आज तो क्या हो पाएगा, लेकिन आज लगभग हो जाएगा। अगली क्लास में तो खत्म होके पर नया टॉपिक चालू करेंगे, इलास्टिसिटी। उसके बाद अपन लेंगे सरफेस टेंशन। और उसके बाद अपन शुरू करेंगे कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। सर विस्कोसिटी। हाँ, विस्कोसिटी भी खत्म करने के बाद लेंगे। मतलब ये पूरा आर्टिकल खत्म कर दे। विस्कोसिटी अगली क्लास में भी ले सकता हूँ मैं, क्योंकि अगली क्लास में ये भी थोड़ा सा बचेगा और विस्कोसिटी छोटा चैप्टर है, तो अगली क्लास में विस्कोसिटी लेंगे। सर विस्कोसिटी एक लेक्चर में हो जाएगा? हाँ, एक लेक्चर में हो जाता है बेटा। विस्कोसिटी एक लेक्चर के होता है, पूरा मिले तो, वरना वही होगा कि आधा हो जाएगा, आधा अगली क्लास में होगा। क्यों? कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, उसके अलावा अच्छा सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, एरर हो गया, और EMI सर। EMI हाँ, केटी थर्मोडायनामिक्स वहाँ होगा। हीट ट्रांसफर हो चुका है। सर तो हम इतने करीब पहुंच गए क्लाइमेक्स के। सर EMI सर। EMI बाकी है अभी। हाँ बोलो बेटा। सर कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है? क्या? कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया? हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने बेटा वीडियो भेजूंगा, एक क्लास का है। अच्छा। वो थियोरेटिकल है, आपको बहुत बोर लगेगा, आप बस पढ़ लेना उसको। ठीक। चांसेस कम ही है उसके क्वेश्चन आने के, बहुत कम चांस है, क्योंकि वो एनसीईआरटी से हट चुका है अब। ठीक है, लेकिन उस वीडियो में मैंने जेईई मेन ऑनलाइन के जितने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन उसमें करवाए, और आपको भी लगेगा क्या है, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। तो वो भी हो गया, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। इस वाले पाइप की बात कर रहे हो? कौन से वाले पाइप की बात कर रहे हो? इसकी? यहाँ का प्रेशर लगातार वेरी करे, ये बोल रहे हो? इस क्रॉस सेक्शन में हम पहले ही मान चुके हैं ना कि इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हर जगह प्रेशर, वेलोसिटी सब कुछ सेम मानना है। ये बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन है, आपको इसको बहुत बड़े नहीं मानने कि भाई इतना बड़ा पाइप थोड़ा है कि इस दीवार से इस दीवार तक का बड़ा पाइप होता है क्या? पाइप तो छोटी चीज होती है। पाइप इतने बड़े नहीं होते, इतने बड़े पाइप को हम बात भी नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल पाइप की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पाइप। समझ गए हम कौन से पाइप की बात कर रहे हैं? छोटे पाइपों की। हम बहुत बड़े पाइपों की बात नहीं कर रहे, इसमें पाइप के क्रॉस सेक्शन में भी हम जाएंगे और प्रेशर वेरी होगा, तो वो तो फिर ऐसी चीज हो जाएगी हम जानते भी नहीं उसको कैसे करेंगे। क्या है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ हम क्या जानते हैं। हम स्ट्रीम लाइंस के जब परपेंडिकुलर चलते हैं, स्ट्रीम लाइंस के जब हम परपेंडिकुलर चलते हैं तो प्रेशर कैसे वेरी होता है, ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। होता तो है लेकिन ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, इसलिए हम अपने पूरे क्रॉस सेक्शन में हर जगह प्रेशर क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमारे क्रॉस सेक्शन बहुत बड़े नहीं है, आप पूरे क्रॉस सेक्शन में एक प्रेशर मान सकते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अब लिखिए, इसी में हॉरिजॉन्टल में एक और केस लिखिए आप। लिफ्टिंग केस देखो आप, लिफ्टिंग केस इन हॉरिजॉन्टल
केस, हॉरिजॉन्टल केस में लिफ्टिंग केस आपको पढ़ाया जाएगा। लिफ्टिंग केस का कॉन्सेप्ट आपने सबसे पहले अमिताभ बच्चन का एक मूवी था आरक्षण, उसमें देखा होगा आपने। बर्नौलीज थ्योरम का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, आपको वही एग्जाम्पल अलग तरीके से दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक छत है, ये एक घर है, ये घर है भाई, और इस घर की जो छत है वो टिन शेड की बनी हुई है, ये टिन शेड है, ठीक है। टिन शेड कई बार जब तेज हवाएं चलती है ना तो उड़ जाता है। वो क्यों उड़ता है हम वो समझते हैं। ये हवा चल रही है, हवा चल रही है मतलब बहुत जबरदस्त वेलोसिटी से हवा चल रही है, वेलोसिटी v है। हवा इस टिन शेड के ऊपर चल रही है, थोड़ा दूर जाएंगे तो हवा नहीं चल रही है। हवा एक साथ पूरी दुनिया में नहीं चलती है, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो हवा वहां पे नहीं चलती है। हवा एक पर्टिकुलर जगह पे चलती है, हर जगह हवा नहीं चलती, ये बात क्लियर है। जैसे मान लीजिए आप फूंक मारोगे तो यहाँ हवा चल रही होगी, दूर तो ना हवा चल रही होगी, फूंक मार के देख लो, मेरे को तो नहीं आई हवा। मेरे को क्यों नहीं आई हवा? क्योंकि यहाँ नहीं चल रही हवा। हवा कहाँ चल रही है? जहां आपने फूंक मारी है वहां तक हवा चलती है। तो यहाँ पे हवा चल रही है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे आ गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर हाई, यहाँ का प्रेशर लो होगा, तो हवा एकदम से यूं चली होगी। इसी वजह से चलती है हवा। जब एटमॉस्फेयर में किसी दो जगहों पे प्रेशर का डिफरेंस आता है तो आंधी तूफान भी चल जाता है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आंधी तूफान चलेगा। तो यहाँ हवा चल रही है और यहाँ हवा नहीं चल रही है। थोड़ा दूर हम चले गए तो वहां हवा नहीं चल रही है। सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रेशर वही होगा जो इस समय आपके कमरे में, इस समय हवा चल नहीं रही ना, इस समय प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। आपके घर के अंदर भी हवा नहीं चलती है, आंधी तूफान बाहर आ रहा है, घर के अंदर नहीं आ रहा। खिड़कियां विड़कियां दरवाजों से भी आंधी तूफान नहीं आ रहा, तो अंदर भी प्रेशर कितना है? P0। वहां भी प्रेशर कितना है? P0। पर जहां हवा चल रही है वहां प्रेशर P होगा। और अगर मैं यहाँ पे बर्नौलीज लगाऊं, किन दो जगहों पे हवा चल रही है ना ऐसे, और यहाँ आते आते हवा एक्चुअली चलती तो होगी लेकिन उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल होती होगी, बहुत कम होती होगी। मैं फूंक मारूंगा ना तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हवा वहां तक नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी। मैं यहाँ पे फूंक मारूंगा तो हवा कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी कम होगी कि आपको फील ही नहीं आएगी कि हवा चली है। जैसे पंखा यहाँ से हवा फेंकता है, यहाँ तक चलती है ना हवा, और अगर छत और ऊंची होती है और फिर पंखा चलाते तो हवा कम पहुंचती, तो पहुंचती तो सही ना। तो वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। आगे सबको समझ में है, पर नेग्लिजिबल है। अब मैं इन दो पॉइंट पे क्या लगाने वाला हूँ? बर्नौलियस। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, दोनों हॉरिजॉन्टल केस है, तो रो जी एच आपको लिखने की जरूरत नहीं है। P प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, यहाँ पे P0 प्लस 0 लिखेंगे। हमको ये मालूम पड़ेगा कि छत के ऊपर का जो प्रेशर है वो इतना है ना। तो आप बताओ, ये जो टिन शेड है उस पर नीचे वाले जो हवा के मॉलिक्यूल्स है, कमरे के मॉलिक्यूल्स, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे। अगर मान लो ये पूरा एरिया जिसपे ये कांटेक्ट में आएंगे वो एरिया ए है, इसको हटाओ, ये डायग्राम में कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश बना दिया मैंने, टिन शेड ऐसी है, एरिया ए है ना, ठीक है। कितना फोर्स लगा रहे होंगे ये ऊपर? P0A। और ऊपर से जो हवा मॉलिक्यूल्स अपना सर फोड़ के जो फोर्स लगाएंगे वो उनके प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो वो कितना फोर्स लगा रहे हैं, वहां पे प्रेशर है कितना, तो वहां पे फोर्स होगा PA। आप बताओ ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है? नीचे वाला। नेट फोर्स का लगेगा ऊपर की तरफ। सो दिस इज द नेट फोर्स F नेट। आप खुद जानते हो प्रेशर ऊपर कम हो गया है, नीचे ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर उछल जाएगा। तो जो आपका जो नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा P0A माइनस PA। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो? P0A माइनस P0 माइनस रो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है रो वी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए। ये लिफ्टिंग केस है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी लिफ्टिंग न जाने हजारों बार देखी होगी। देखिए आपने, कब कब देखी आपने ऐसी? आरक्षण मूवी का सीन याद आया? अब उन्होंने 2 कागज लिए थे और एक बच्ची थी, उसको बोला था 2 कागज जैसे उठाओ। बर्नौलीज थ्योरम मुझे बहुत टफ लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बड़ा आसान है, ऐसे समझाया था कि ऐसे 2 कागज लो, फूंक मारो, ये दोनों पास में आएंगे। पास में क्यों आएंगे? अब आपको समझ में आ रहा है। 2 कागज लीजिए, फूंक मारिए, पास में क्यों आएंगे? जैसे ही आप यहाँ से फूंक मारोगे, ये फूंक मारी आप, हवा चला दी आपने, तो जैसे ही हवा चलाई यहाँ का प्रेशर P0 माइनस रो वी स्क्वायर बाई 2 हो गया होगा, क्योंकि दूर हवा नहीं चल रही होगी। सेम लॉजिक। और यहाँ तो हवा चल ही नहीं रही, तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा P0 लग रहा होगा, तो फोर्स इतना लगेगा। यहाँ पे भी कितना लगेगा? P0। लेकिन अंदर प्रेशर कम हो चुका है। अब अंदर अगर प्रेशर कम हो चुका है तो ऑब्वियस ही बात है, ये लोग जो फोर्स लगाएंगे, ये लोग जो फोर्स लगाएंगे वो कम होगा बाहर से। तो क्या होगा इसके साथ? पास में आएगा। यही हुआ था उससे। सबको समझ में आ गया?
कोई डाउट किसी को इसमें? हाँ, आपने देखी नहीं पिक्चर? आरक्षण पिक्चर नाम था उसका। अजय देवगन भी था उसमें, सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं था। अगर आपको अमिताभ बच्चन थोड़े बूढ़े लगते हैं तो अजय देवगन भी था, वही बूढ़े लगते हैं तो कोई हीरोइन भी रही होगी उसमें। पर ऐसा मान के चलिए कि पिक्चर अच्छी थी, ऐसी बात भी नहीं है कि आप उसको देख नहीं सकते। दीपिका थी तो फिर तो देख सकते थे ना आप। देखो, फिर तो आप देख ही सकते थे उस पिक्चर को। तो उस पिक्चर में ये सीन था, सबको समझ में आ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि उस पिक्चर में बर्नौलियस थ्योरम बोलकर, क्योंकि अमिताभ बच्चन उस पिक्चर में प्रोफेसर थे और वो फिजिक्स पढ़ाते थे, तो उन्होंने बर्नौलियस थ्योरम वो जब पढ़ा रहे थे तो एक बच्ची ने उसको बाद में बोला कि हमको नहीं आया समझ में बर्नौलियस, ये क्या है, ये समझ में नहीं आता, प्रेशर कम हो जाता है, क्या हो जाता है ये। तो उन्होंने करके दिखाया, देखो प्रेशर कम हो गया और इसलिए कागज पास में आया है। अगला केस वही लेने वाला हूँ, एरोप्लेन लेने वाला हूँ, पहले इसको लिख लो आप, फिर अगला केस वही आएगा। एरोप्लेन ही नहीं, आप जब किसी गाड़ी में बैठ के शर्ट पहन के जाओगे ना, शर्ट फूल जाती है आपकी। रीजन यही होता है, शर्ट के बाहर हवा तेज चल रही होती है और शर्ट के अंदर हवा तेज नहीं चल रही होती है। जो आपकी शर्ट है, शर्ट जो आप पहनोगे तो शर्ट और बॉडी के बीच में जो हवा है और जो बाहर की हवा है वो तो भाग रही है आपके रेस्पेक्ट में, आपके रेस्पेक्ट में भाग रही है, आपके रेस्पेक्ट में ही। हम पूरा जो फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं? वेसल के रेस्पेक्ट में। तो आपके रेस्पेक्ट में जो हवा बाहर दौड़ रही है, बाहर प्रेशर कम हो जाता है और शर्ट के अंदर की हवा तो आपके साथ ही चल रही है, तो वो आपके रेस्पेक्ट में चल नहीं रही है, तो वो क्या कर रही है? प्रेशर पी नॉट लगा रही है। तो प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से आपकी शर्ट बाहर की तरफ फूल जाती है। समझ गए? ट्रक वगैरह पे त्रिपाल होता है, बरसात से बचाने के लिए त्रिपाल, वो भी फूल जाता है जब गाड़ी चलती है। कपड़े का त्रिपाल हो वो भी फूल जाता है जब गाड़ी चलती है, तो रुकते ही बैठ जाता है। अगर मान लो दोनों तरफ हवा चल रही होती है, इस तरफ V1 से और इस तरफ V2 से, और आपसे बोला होता है कि V1 V2 से बड़ा है, बताओ नेट फोर्स कितना लगता है इस पे? डेंसिटी ऑफ एयर आपको गिवन है रो, बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे? भाई देखो, मुझे जो दिख रहा है आपको भी दिखना चाहिए, वहां से कुछ तो आइडिया लगना चाहिए। रो A/2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। क्या आप सबको ये बात समझ में आ गई? यहाँ का प्रेशर में कितना लिखता? P0 माइनस रो V1 स्क्वायर बाई 2। यहाँ का कितना लिखता? P0 माइनस रो V2 स्क्वायर बाई 2। फिर उनका डिफरेंस करता तो कितना आता? इतना ही आता, और इनटू एरिया करता तो फोर्स आता। ये फोर्स लग किधर है, ऊपर या नीचे? देखो, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है ना, वहां प्रेशर ज्यादा कम हुआ होगा। प्रेशर तो यहाँ भी P0 नहीं है, यहाँ भी P0 नहीं है, यहाँ भी P0 से कम है, यहाँ भी P0 से कम है, लेकिन ज्यादा कम का है जब वेलोसिटी ज्यादा है। तो जहां ज्यादा कम है प्रेशर, उसका कम होगा तो नेट फोर्स कौन लगाएगा? नीचे वाला। तो नेट फोर्स का लगेगा ऊपर की तरफ। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट? एरोप्लेन के अंदर ये होता है। फ्लैग का एग्जांपल है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? सर फ्लैग का एग्जांपल है क्या? जो फ्लैग है। फ्लैग का एग्जांपल तो नहीं है बेटा ये। आप फ्लैग बोले ना? नहीं, फ्लैग का एग्जांपल नहीं है ये सबको समझ में आ गया बात? अब एरोप्लेन की बात करते हैं। एरोप्लेन में क्या सीन होता है? यही सीन होता है, लेकिन कैसे बनता है वो दिखाते हैं। एरोप्लेन के जो पंख होते हैं, ये रहा एरोप्लेन का पंख। इन दो पंख की बात करें, इन पंख की शेप ऐसी बनाई जाती है, क्रॉस सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसा नहीं होता है जैसा मैंने आपको दिखाया, ऐसा शेप नहीं होता। यहां से उठा हुआ होता है और यहां से सीधा होता है। क्रॉस सेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है, यू। ये किसका क्रॉस सेक्शन है? एरोप्लेन की इस पंखुड़ी होगा। ये जो दिख रही है ना आपको, ये ऐसी रेक्टेंगुलर शेप में नहीं होती, ये इस तरह की शेप में होती। और ज्यादातर पक्षी अगर आपने देखे हो उड़ने वाले, उन सब के पंखों का भी शेप ऐसा ही होता है, वो ऊपर से कर्व्ड होते हैं। कभी देखना आप, हमने उन्हीं को देख के तो एरोप्लेन बनाया है, ठीक है? तो ये हमारे पास है। अब मान लीजिए ये इस तरफ चल रहा है, एरोप्लेन इस तरफ जा रहा है। जब एरोप्लेन इस तरफ जा रहा होगा तो उसके फ्रेम में हवा उसके ऊपर से कैसे जा रही होगी? पीछे। तो इन फ्रेम ऑफ एरोप्लेन हम करेंगे
तो जैसे ही हम एरोप्लेन की फ्रेम में जाएंगे, ये रहा हमारा एरोप्लेन, और एरोप्लेन की फ्रेम में हम जाएंगे, थोड़ा इसकी शेप और बढ़िया बनाता हूँ मैं आपके सामने। कुछ ऐसी शेप होती है इस तरह की। तो जब हवा इस तरफ चलेगी, अब इसके रेस्पेक्ट में ये रुक गया और हवा इस तरफ आ रही है वेलोसिटी v से। इसके फ्रेम में आपको बता दूं, जो हमने बर्नौलीज थ्योरम लगाई है उसमें हमने पाइप को क्या मान रखा है, स्टेशनरी। अगर पाइप चल भी रहा होता ना तो हम पाइप की फ्रेम में देखते फ्लूइड कैसा चल रहा है, और अगर पाइप का कुछ एक्सेलरेशन होता तो हमें सूडो फोर्स का भी वर्कडन लिखना पड़ता। हालांकि उसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको रोक दिया मैंने, ये चल रहा है। अब देखो, आप जानते हो कि ये इस तरह से जाएगा और यहाँ पे ये फ्लैट होता है बिल्कुल, तो यहाँ पे तो सीधा चल जाएगा ऐसे, ये हवा जा रही है ऐसे, और वहां पे थोड़ा स्ट्रीमलाइन इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पे कर्व्ड होने की वजह से आप कह सकते हो कि एकदम से लाइनें थोड़ी पास में आ गई, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, और नीचे की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ऊपर जो वेलोसिटी है वो v1 है, नीचे वाली वेलोसिटी v2 है, और हमको पता है कि v1 v2 से बड़ा है। और अभी आपने देखा कि वेलोसिटी ज्यादा होने से होता क्या है, क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहें तो डिटेल तो ये है, डिटेल देखना क्या है भाई, डिटेल ये है कि आप थोड़ा और आगे से दिखाऊंगा मैं आपको ऐसे करके, ये दो लेवल पे हम बात करेंगे। दिख रहा है आप सबको, दो लेवल बात करेंगे, यहाँ से हमारा फ्लूइड है और यहाँ से यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे v है, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी कितनी है, v1 v2, और v1 v से क्या है, बड़ा है। ये सबको समझ में आ रहा है क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका एरिया उससे बहुत छोटा हो गया। अब आप बताओ मुझे, यहाँ पे जो प्रेशर रहा होगा यहाँ पर और यहाँ पे तो अलग अलग हो जाएगा ना। मैं डायरेक्टली बता दूं डिफरेंस कितना आएगा, जैसे वहां बताया मैंने आपको, एफ नेट किधर आएगा, रो ए बाई 2 v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, किधर लगेगा, ये ऊपर की तरफ। बहुत डिटेल में जाना चाहोगे ना तो थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, मैं आपको बताता हूँ अजीब सा क्यों लगेगा। यहाँ का प्रेशर पी नॉट नहीं है, हवा चल रही है यहाँ पे, इसके फ्रेम में प्रेशर तो बदलेगा नहीं, प्रेशर तो वही रहेगा। यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, एग्री। वहां का प्रेशर कैसे लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू पी प्लस रो v1 स्क्वायर बाई 2। यहाँ का प्रेशर कैसे लिखेंगे, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा नीचे है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे मान के चलेंगे। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे पी नॉट प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू पी प्लस रो v2 स्क्वायर बाई 2। आपको मैं बता दूं, प्रेशर अगर जो एक्सर्ट हो रहा है वो हर किसी के फ्रेम में सेम ही मिलेगा। हवा तो यहाँ चल रही है ना इसके फ्रेम में, वेलोसिटी तो हर जगह v दिख रही होगी उसको। मैं चल रहा हूं, मुझे सारी हवा की वेलोसिटी क्या दिखेगी, v। और वहां पे जो हवा है वो चल तो नहीं रही ना, तो वेलोसिटी तो v है ना। वहां का प्रेशर भी कितना है, पी नॉट ही है। पर मेरे ऊपर अगर मैं देखूं, मेरे रेस्पेक्ट में यहाँ से तो हवा चल रही है ना तेज, तो इसलिए हमने देखा। अब आप बताओ दोनों प्रेशर में डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ का प्रेशर P1 लिख रहा हूं मैं, यहाँ का प्रेशर P2 लिख रहा हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा है। ये सब तो टर्म खत्म हो जाएगी ना, यही टर्म आएगा ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप इस तरह से। इस तरह से आपका सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। मैंने एक बार बर्नौलीज यहाँ से यहाँ लगाया, एक बार यहाँ से यहाँ लगाया, और वो लगाने के बाद मैंने कहा कि ये आ रहा है आंसर। तो एरोप्लेन किस तरफ जाएगा, एरोप्लेन को ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलेगा, F लिफ्ट फोर्स। हाँ, थिकनेस में इसीलिए होता है, इसी तरह से इसकी शेप बनाई जाती है। सारे जितने भी चिड़िया है ना उन सबके पंख ऐसे ही है, ईगल का भी ऐसा ही है। हॉरिजॉन्टल मतलब, हाँ हॉरिजॉन्टल शेप भी ऐसी है उसकी, उसमें भी लगता होगा, लेकिन जो मेन फोर्स है ना वो इनसे आता है। हॉरिजॉन्टल में तो शेप, अरे हॉरिजॉन्टल ये भी आ जाता है ना, बहुत मुश्किल है, हॉरिजॉन्टल में ये सब भी आ जाता है, इससे आता है। बैंड वैंड का मुझे नहीं पता, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको, ठीक है, आ जाता है। ये पतले आपको लगता है लेकिन पतले है नहीं है। एरोप्लेन करीब से देखिए, आपको लगेगा कि बहुत कुछ आ सकता है। अरे चिड़िया उड़ जाती है, चिड़िया के पंख कितने छोटे से होते हैं, वो उड़ती है कि नहीं उड़ती है। आपने ईगल को देखा है, ईगल बिना पंख हिलाए हवा में रह रहता है कुछ देर के लिए, है ना, उसमें ये काम आता है, उसमें यही फोर्स काम आता है। भाई आप जब पंख ऐसे हिलाओगे तब तो आप पीछे हवा धक्का मार रहे हो, तो हवा आपको ऊपर उठा रही है, जैसे हेलीकॉप्टर करता है। हेलीकॉप्टर अपनी ब्लेड को गोल गोल घुमाता है, हवा को धक्का मारता है, हवा उसको ऊपर की तरफ धक्का मारती है। वहां पे ये कंसेप्ट काम नहीं आ रहा। लेकिन जो ग्लाइड करने का काम है, एरोप्लेन को बहुत लंबी यात्रा ग्लाइड भी करनी पड़ती है,
वो चाहता है कि वो स्ट्रेट चलता रहे, उसको नीचे की तरफ कोई गैस को धक्का तो ना मार रहा है वो। एरोप्लेन हेलीकॉप्टर में क्या अंतर है? हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सीधा उड़ जाता है। एरोप्लेन को उसको बहुत रनवे चाहिए होता है, वो तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। जितना तेज भागेगा ये दोनों उतना तेज हो जाएंगे, जितना तेज ये दोनों हो जाएंगे उतना प्रेशर डिफरेंस भी आएगा, और उतना प्रेशर डिफरेंस से क्या होगा, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और जिस समय वो फोर्स उतना हो जाता है वो उठना शुरू हो जाता है। आगे की तरफ वेलोसिटी होती है, उससे तो वो आगे बढ़ता है और वो उठ भी जाता है। समझ में आ गया सबको? सर लैंड होने के लिए और फिर हाँ। थ्रस्ट, पीछे गैस की बर्निंग करके आप उसकी वेलोसिटी को और आगे बाद में ऊपर हवा में बढ़ा भी सकते हो। सर ये सिलेबस में है क्या चीज? ये एरोप्लेन वाला कंसेप्ट। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन जिसने पूछा है मैं उसको बता दूं, ये मेडिकल में आ चुका है। ये सवाल मेडिकल के एग्जाम में आ चुका है। एम्स में आया था जहां तक मुझे याद है। तो ये एग्जाम में आ चुका है, मतलब आपको भी आ सकता है। और मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा अगर वो सिलेबस के बाहर होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। इसलिए आप ये सवाल मुझसे मत पूछा करो सही है सिलेबस में है कि नहीं है। ये कोई बेवकूफ तो ना जो आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो सिलेबस में है। सवाल ये इतना अजीब सा करते हो आप लोग, ये सिलेबस में है कि नहीं है। क्या समझ में नहीं आया कि आपको जो इतना पूछते हो? है ना समझ में? ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर लैंड होने के लिए क्या होता है इसमें? क्या बोल रहे हो? सर लैंड होने के लिए, उतरने के लिए, उतरने के क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ सही। लैंड कराने के लिए क्या होता है सर? प्लेन का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है मुझे नहीं आता, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो प्लेन लैंड कैसे होगा ये पूछ रहे हैं। ये मुझे नहीं मालूम कैसे होता है। आप तो पूरी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मुझसे पूछ लोगे, आप बता दो भाई एरोप्लेन कैसे बनते हैं, कैसे चलते हैं, नहीं बता सकते आपको। उसके लिए आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, वहां आपको प्लेन उड़ाना, प्लेन बनाना, प्लेन सिखाना, सब सिखा देंगे प्लेन क्या होता है। ठीक है, उसमें जाइए आप, आपको जिसमें दिलचस्पी है। या नेट पे सर्च कर लो, नेट पे तो सब अवेलेबल है क्या होता है। अगर आपको, अपन आपको केवल जेई का सिलेबस पढ़ाते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाते आपको। और आपको भी वही पढ़ना चाहिए इस समय। आप जब आईआईटी एनआईटी पहुंच जाओगे तब आपको जो इच्छा हो वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ पे आपका सिलेक्शन आपके उस एग्जाम पे टिका हुआ है जो आप देने वाले, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी रिसर्च कर लो, अगर आपका एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाएगा तो वो ये बोलेंगे ठीक है सॉरी बॉस, आराम से करते रहो रिसर्च। इसे रिसर्च में ध्यान कम दो, आपका ध्यान पूरा का पूरा किस में होना चाहिए, आपके एग्जाम पे। एग्जाम होने वाला, उसमें क्या क्या आता है वही। लैंडिंग कोई नहीं पूछेगा आपसे कैसे लैंडिंग करता है, लैंडिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें हवा पे उसको रोकना ही पड़ता होगा, उसकी स्पीड बहुत तेज होती होगी, सीधा आना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा होगा तो टूट जाएगा, ऐसा होगा तो गिर जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस उसमें, कुछ भी हो सकता है। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? बॉल स्विंग, बॉल स्विंग कराएंगे हम। एक बॉल हम ऐसे फेंकेंगे, ये टॉप व्यू आपको दिखाया जा रहा है, टॉप व्यू, यू आर वॉचिंग टॉप व्यू। सामने विकेट है, 3 डंडे विकेट के, और आपको बॉल फेंकनी है। और आप बॉल को फेंकते समय अपनी फिंगर से आपने उसको घुमा दिया। जब आप बॉल फेंकते हो तो आप ऐसे घुमा सकते हो या ऐसे भी घुमा सकते हो, ऐसे और ऐसे कैसे घुमा के आपने फेंक दिया, और आपने घुमा के उसको आगे की तरफ फेंक दिया। अब आपको बताना है कि जो हवा है, हवा चल नहीं रही है, हवा चुपचाप पड़ी हुई है, लेकिन आप जब घुमा के फेंकोगे तो आपकी ये बॉल स्विंग होगी। अब ये इस तरफ स्विंग होगी या इस तरफ स्विंग होगी, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहले तो स्विंग तब होगी जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाएगी। अगर बॉल नई है ना तो उसमें स्विंग कराना मुश्किल है जी। चलाते हैं क्या? अच्छा ठीक है। चलाने के पीछे एक कारण है। चलाने से क्या होता है, देखो इसमें रोए आ जाते हैं। जो लेदर होता है ना इनका, उस लेदर की खुरदरी सतह आ जाती है, इसको बोलते हैं रोए। रोए समझते, स्वेटर में आ जाते हैं रोए, कई बार आप ढंग से ना धो उसको तो ऐसे इसमें आ जाते हैं। हम इसके फ्रेम में जा रहे हैं तो इसके पास अब कोई वेलोसिटी नहीं है बॉल के पास। जब हम बॉल की फ्रेम में, तो इन फ्रेम ऑफ बॉल, इन फ्रेम ऑफ बॉल हवा जो है इस तरफ आ रही होगी, राइट, है ना। और इसके पास ओमेगा तो रहेगा बॉल की फ्रेम में भी। आप बॉल की ट्रांसलेटिंग फ्रेम में जाते हो, ओमेगा तो ना खत्म हो जाएगा, घूमता हुआ रहेगा एक ही जगह पे। अब जो हवा यहाँ पे आएगी, ये हवा आ रही है इसके रेस्पेक्ट में, ये खुद इस तरफ जा रहा है। ये जो रोए रोए दिख रहे हैं ना आपको, रोए रोए, ये रोए रोए हवा की इस वेलोसिटी को कम कर देगी। क्यों?
हवा जा रही है इस तरफ और ये रोए जा रहे हैं इस तरफ, क्या करेंगे, उससे मिलेंगे, टकराएंगे, तो उसकी हवा की स्पीड को कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो हवा की स्पीड होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हवा आ रही है ऐसे और रोए भी इसी तरफ जा रहे हैं, वो उसको अपने साथ धक्का मार के इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि V2 V1 से बड़ा होगा। कोई डाउट? आप बताओ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, प्रेशर कहाँ पे कम हो जाएगा? ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। देखो ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है, ये दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल में, ये 2 पॉइंट है, ये बॉल है, बॉल आपने फेंकी, ये 2 पॉइंट है, इधर वाला, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में से एक जगह पे अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं ना, तो ये लेफ्ट है और ये राइट है। आप बताओ लेफ्ट और राइट में कौन सा टॉप व्यू से देख रहे हैं हम? प्रेशर का कम हो जाएगा, P2 लेस देन P1। एग्री? अगर यहाँ का प्रेशर जो लगता है और वहां का प्रेशर जो लगता है, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि P2 कम हो गया है, P1 ज्यादा हो गया है, P1 ज्यादा है, तो ये किस तरफ जाएगी बॉल? ये इस तरफ से स्विंग कर जाएगी। सबको समझ में आ गया? अगर एक बैट्समैन के निगाह से देखे तो ये इन स्विंग होगी या आउट स्विंग होगी? इन स्विंग होगी, है ना, अंदर की तरफ आ रही है। क्रिकेट नहीं देखते क्या आप थोड़ा भी? ठीक है, अगर क्रिकेट देखते होते तो आपको पता होता कि इन स्विंग आउट स्विंग क्या होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक लेफ्ट बॉलर के लिए और राइट बॉलर में से किसके लिए ज्यादा आसान होता है इन स्विंग करवाना? लेफ्ट बॉलर राइट के लिए सर। लेफ्ट बॉलर। ऐसा नहीं होता है। इन स्विंग आउट स्विंग के लिए, एक्सपर्टाइज के लिए लेफ्ट और राइट हैंड का बहुत फर्क पड़ता है। उसका कारण है, आपको देखो, आपको खुद को दिखना चाहिए। अगर आपको वहां पे विकेट है, आपको अपनी बॉल को यू घुमाना है, ये ना मकसद था आपका, यू घूम जाए। उसके लिए अपनी बॉल को कैसे घुमाना है वो देखो। हम ये चाहेंगे कि इधर की स्पीड क्या हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आप कैसे बॉल को घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे ना, हवा तो इधर आएगी आपकी पीछे की तरफ, आप बॉल को आगे फेंकोगे, हवा पीछे की तरफ आएगी। आपको इस तरफ घुमाना है तो इधर की स्पीड ज्यादा चाहिए, तो आपका जो रोए है ना, रोए वो इस तरफ घूमने चाहिए, यानी आपकी बॉल को यू घुमाना है। अब आप राइट वाले के लिए यू घुमाना ज्यादा आसान होता है, यू घुमाने में बहुत मुश्किल आती है, वो भी स्पीड से। स्पिन नहीं करवानी है अपने को, फास्ट बॉलर के हिसाब से कटर नहीं भेजना है अपने को। क्या भेजना है अपने को? स्विंग करवानी है। अपनी बॉल हवा में लंबी रहनी चाहिए। इन स्विंग कराने के लिए बॉल का हवा में लंबा रहना जरूरी है। आप यू घुमा के लंबा नहीं फेंक पाओगे, आप फेंक के देखना बहुत मुश्किल है। मैं तो बहुत कम देखा है ऐसे किसी को। बात सबको समझ में आ गया? कोई देखो, सब में एक्सेप्शन हो सकते, लेकिन कंफर्टेबल ज्यादा किसके लिए होगा? एक राइट बॉलर यू घुमाएगा, जब वो यू घुमाएगा ना तो इधर वाली स्पीड को बढ़ा देगा, तो उसकी बॉल यू जाएगी। सबको समझ में आ गया? तो राइट बॉलर जो होता है वो कौन सी स्विंग आराम से करा पाता है? आउट स्विंग। लेकिन जो लेफ्ट बॉलर होता है उसके लिए यू, वो उसका नेचुरल एक्शन होगा, यू फेंकना। ठीक है, जब वो यू फेंकेगा ना, यू समझ में आ रहा है? यू फेंकेगा मतलब इधर वाली स्पीड देखो, यू आ रही है ना, ये रोए ऐसे आ रहे हैं ना, रोए ऐसे आ रहे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? यू फेंका आपने, अंगूठा दिख रहा है आपको, तो यहाँ की स्पीड बढ़ जाएगी और यहाँ की स्पीड घट जाएगी, तो बॉल किस तरफ जाएगी? इस तरफ। आ गया समझ में? छोटी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा। सर बिना घुमाए भी तो जाती है। डिपेंड करेगा। क्या बोल रहे हो? सीम पर जब गिरती है तब भी तो जाती है। ये 2 चीजों पे डिपेंड करेगा, आपकी स्पीड कितनी है और आप कितना तेज उसे घुमा रहे हो, बिल्कुल इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आपकी जितनी तेज स्पीड होगी, जितना तेज आप घुमाओगे, उतना ज्यादा डिफरेंस आ पाएगा V1 V2 में। समझ में आ गया? बोलो। सर बिना घुमाए भी तो हो जाता है ना, जब सीम पर टेढ़ी गिरती है तो। सीम पे गिरने के बाद जो स्विंग होती है ना, उसे हम इन स्विंग या आउट स्विंग, रिवर्स इन स्विंग, रिवर्स आउट स्विंग नहीं कहते, वो तो टप्पा खाने के बाद हुई ना। हम कह रहे हैं हवा में यॉर्कर समझते हो? यॉर्कर, यस सर। इन स्विंग यॉर्कर सबसे खतरनाक गेंद होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और आउट स्विंग यॉर्कर उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। सोचिए आप, आपको पहले अंदर आती हुई लगेगी, फिर बाहर जाती हुई जाएगी हवा में, तब आउट ही हो जाएगा ना बल्लेबाज। तो ऐसा केवल कौन कर पाता है? सिर्फ लेफ्ट हैंड बॉलर बहुत आसानी से कर पाता है। आप अगर इतिहास उठाएंगे तो आपको मिलेगा ऐसे कई लेफ्ट हैंड बॉलर हुआ करते थे क्रिकेट में, जो रिवर्स आउट स्विंग बोले 6 में से 5 या 4 बोले वो रिवर्स आउट स्विंग कर पाते थे, हवा में स्विंग कराना, वो भी आउट स्विंग। चलिए अब लिखिए वर्टिकल केस। तो हॉरिजॉन्टल केस मैंने आपको समझा दिया, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपको बता दी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। पुरानी गेंद से स्विंग कराना सबसे आसान काम होता है, ठीक है, पर उसके लिए आपके कंधे ऊंचे होने चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और आप अच्छा फिंगर से घुमा सको हवा में फेंकते हुए। सब बातें जरूरी है, हर कोई नहीं करवा सकता है ना। इसके लिए
क्या चाहिए, दमखम, वो भी होना चाहिए, तभी आप करा पाओगे। चलिए वर्टिकल केस की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए भारत से अभी कौन कराता है रिवर्स आउटस्विंग, कोई है क्या कराता है अभी, कौन कराता है? आउटस्विंग से भुवनेश्वर कराते हैं। कौन कराता है? भुवनेश्वर कुमार। आउटस्विंग भुवनेश्वर कुमार। कौन करा रहा है आजकल, कौन कर रहा है बॉलिंग? भुवनेश्वर कुमार। अच्छा वो करा रहा है क्या, ठीक है। मोहम्मद सिराज। इनमें से कोई लेफ्टी है क्या? नो सर। राइटी भी रिवर्स आउटस्विंग करा लेते हैं लोग? यस सर। यस सर। तुमने देखा यॉक करते हुए इनको आउटस्विंग, यॉक आउटस्विंग? यस सर। यॉक है मैंने देखा होगा, मैं समझाता हूँ मैं कौन सी आउटस्विंग की बात कर रहा हूँ, सीम पे पड़ने वाली की बात नहीं कर रहा, वो तो कोई भी करवा सकता है। उसके लिए तो आपको एक तरफ से भारी एक तरफ से हल्का करके यू घुमा के फेंकना है, वो तो हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं हवा में यू जाए, जो बेस बॉल में होता है ना। नीचे स्टार्ट। चलिए आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े, ठीक है। पर आप देख रहे लेफ्टियों के लिए ज्यादा आसान होता है ये। लिखिए सर, बोलो बेटा। तो स्विंग ज्यादा किस में होगी, फास्ट में या स्लो में? ये पता नहीं मुझे, पर मेरे हिसाब से फास्ट चाहिए होगा तभी स्विंग अच्छा हो पाएगा। लिखिए नल का पानी, हमारा अगला आर्टिकल है नल का पानी। आपने कभी नल से पानी निकलते हुए देखा होगा, तो नल का पानी है ना ऐसा पतला हो जाता है, शुरू में मोटा होता है और नीचे आते आते पतला हो जाता है। इसके पीछे कोई लॉजिक है ना, लॉजिक है। पहला पॉइंट, दिस पानी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दिस पानी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। अब जब ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर हर जगह कितना रहेगा, पी नॉट, देयरफॉर प्रेशर इज पी नॉट। यहाँ पे जो पानी बाहर निकला प्रेशर कितना, पी नॉट। यहाँ पे प्रेशर कितना, पी नॉट। हर जगह प्रेशर कितना है, पी नॉट। इन दोनों के बीच में एक हाइट का डिफरेंस है से एच। यहाँ पे जो पानी बाहर निकला उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है, यहाँ पे जो पानी आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, लेट्स से v डैश है। क्या आप v और v डैश में कोई रिलेशन लिख सकते हो, एरिया a और यहाँ पे a डैश है, तो va इज इक्वल टू v डैश a डैश। क्या आप यहाँ से आप बर्नौलीज भी लगा सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच। मैंने रेफरेंस इसको लिया है बच्चों, तो पी नॉट प्लस रो जी एच लिखा। वर्टिकल केस में रो जी एच लिखना पड़ता है क्योंकि अलग अलग पॉइंट के रो जी एच अलग अलग होते हैं, और प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2 भी लिखना पड़ेगा। इसी का जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस रो वी डैश स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा और आपको मालूम पड़ रहा है कि वी डैश स्क्वायर आ रहा है वी स्क्वायर प्लस 2 जी एच। हाँ ये आ रहा है भाई, ये तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आ गई कि यहाँ से पानी गिरा और जब वो नीचे आया तो इससे प्रेशर डिफरेंस वैल्यू कितनी आ रही, इतनी आ रही है। आपने पहले भी यही सोचा जब मैंने एक पाइप बनाया था, ऐसा पाइप अगर हो जिसमें फ्लूइड पाइप के अंदर हो, यहाँ से गिरे यहाँ तक, तो अपन बोलते थे कि वेलोसिटी सेम रहेगी। याद आ रहा है आपको, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में जब पानी नीचे गिरा था तब तो उसकी वेलोसिटी सेम थी, पर अभी सीन ऐसा नहीं है। अभी तो फील आ रहा है कि यहाँ से जब वो यहाँ आया उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स ने वर्कडन किया है, दोनों तरफ प्रेशर कितना है, पी नॉट पी नॉट, तो प्रेशर फोर्स से तो वर्कडन ही नहीं किया, इसलिए इस बार नीचे गिरने पर स्पीड बढ़ रही है। और वही फॉर्मूला आ रहा है जो काइनेमेटिक्स में आया करता था या वर्क एनर्जी थ्योरम ग्रेविटी वाले चैप्टर में आया करता था। आ गया ना ये समझ में? एक बात बताओ मुझे, जैसे जैसे आपका फ्लूइड नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी ना, पर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर स्पीड बढ़ेगी, a इंटू वी कॉन्स्टेंट है, स्पीड बढ़ेगी तो एरिया क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो नया एरिया कितना होगा, वी डैश की वैल्यू रख दो वी स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट इंटू नया एरिया, तो नया एरिया कितना आ गया आपका, पुराना एरिया के टर्म में आ रहा है नया एरिया है ए वी अपॉन रूट वी स्क्वायर प्लस 2gh। सबको समझ में आ गया बात? दिस इज योर न्यू एरिया। और जैसे जैसे हम और नीचे जाएगी हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया क्या होगा, कम होगा। तो आप ये करके भी देख सकते हो, अपने घर पे नल खोल के देख लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा जैसे जैसे पानी नीचे आता है उसकी धार पतली हो जाती है। आपने कई चाय वाले देखे होंगे जो चाय बनाते हैं और वो ऊपर से चाय फेंकते हैं, और वो इसलिए फेंकते हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना नीचे चाय जाएगी उसकी धार क्या हो जाएगी, एकदम पतली। और पतली धार को आप छोटी सी गिलास में आराम से डाल सकते हो, इतनी मोटी गिलास है और धार इतनी पतली है तो लाया जा सकता है। प्रैक्टिस चाहिए लेकिन इसके पीछे फिजिक्स भी है। थैंक यू वेरी मच। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हमारा ये फ्लूइड मैकेनिक्स तो खत्म हो जाएगा।
हेलो आंखों की हेलो मेरी उम्र रान का